हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक होगा हमारा प्रतिरक्षा भाग 5। तो बेटे अभी अपन प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं। तो प्रतिरक्षा 1 में अपन ने प्रतिरक्षा क्या होती है ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या होती है, एंटीबॉडी एंटीजन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा। प्रतिरक्षा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ा। प्रतिरक्षा का वर्गीकरण है, इसके बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्रीवियस लेक्चर था बेटे हमारा टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो आई होप आपने याद किया होगा कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा बेटे कि एक तो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है और एक अर्जित प्रतिरक्षा होती है। बेटे जन्मजात प्रतिरक्षा आपको याद हुआ होगा कि ये विशेष प्रतिरोधों के कारण उत्पन्न होती है और जो अर्जित प्रतिरक्षा है यह एंटीबॉडी के कारण उत्पन्न होती है। अवरोध की बात करें बेटे तो अवरोध में आपने देखा होगा कि अवरोध के अंदर पहले भौतिक अवरोध आपने पढ़ा होगा, कायिक अवरोध पढ़ा होगा, कोशिकीय अवरोध पढ़ा होगा और साइटोकाइनिन अवरोध पढ़ा होगा। उधर बेटे अर्जित प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होगी, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में आपने याद किया होगा कि एंटीबॉडी का जो निर्माण है वह शरीर के अंदर ही होता है और बेटे निष्क्रिय में आपने पढ़ा होगा कि एंटीबॉडी को बाहर से लिया जाता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वह भी बेटे दो प्रकार की होगी, प्राकृतिक और कृत्रिम। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये भी दो प्रकार की होगी, प्राकृतिक और कृत्रिम। आज का टॉपिक जो बेटे हमारा रहेगा वह रहेगा डिसऑर्डर ऑफ द इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा यानी प्रतिरक्षा से संबंधित रोग। तो बेटे इसमें मैं आपको 3-4 रोग के बारे में बताऊंगा। एक तो आपको यहां पर एलर्जी के बारे में मुझे बताना है ना, एलर्जी क्या होती है और किस तरह से ये शरीर में उत्पन्न होती है, कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं जिन्हें एलर्जन आप कहेंगे, जैसे डस्ट पार्टिकल हैं या अत्यधिक ठंड है या जो है बेटे फाइबर्स हैं, ये शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा दूसरा डिसऑर्डर अपन पढ़ने वाले हैं वो होगा बेटे ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, यानी हमारा शरीर ही कभी कभी हमारे शरीर की ही कुछ कोशिकाएं बेटे एंटीजन की तरह कार्य करने लग जाती है और फिर हमारा शरीर ही उनके विरुद्ध क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। तो इसको ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर भी कहेंगे। उसके अलावा बेटे एक और अपन पढ़ेंगे जिसको डिफिशियंसी सिंड्रोम कहेंगे, जिसमें एक तो एड्स के बारे में बताना है और एक SCID यानी सीड्स के बारे में मुझे बताना है। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं बेटे। यहां पर हमारा अगला टॉपिक जो होगा तो ये रहेगा बेटे हमारे पास में यहां पर डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी, यानी आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है बेटे डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा से संबंधित रोग तो यहां आपको ये देखना है प्रतिरक्षा से संबंधित रोग। तो बेटे इसमें पहला रोग अपन यहां पर लेंगे और ये होगा हमारे पास में एलर्जी। तो बेटे ध्यान रखिएगा, वैसे तो कई व्यक्तियों को बिना किसी सिंड्रोम के एलर्जी होती है कि मैं इससे बात नहीं करूं, मैं इससे बात नहीं करूं, लेकिन बेटे वह एलर्जी अलग है और ये एलर्जी अलग है। ये एलर्जी का माने ये होगा कि अगर हमारा शरीर किसी विशेष पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाए तो बेटे उसे अपन एलर्जी कहते हैं। और जो पदार्थ एलर्जी उत्पन्न करते हैं वह एलर्जन कहलाते हैं, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं, पोलन ग्रेन भी आते हैं बेटे, खुशबू भी आती है, फाइबर्स भी आते हैं। तो कई व्यक्तियों को ठंड में सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता है, किसी को धूप में निकलने से सर्दी जुकाम हो जाता है, डस्ट में निकलने से सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बेटे ये याद रखना कि अगर किसी व्यक्ति का शरीर कुछ पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है तो उस कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं ये पदार्थ एलर्जन कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा अपन को यहां पर समझना है कि ये एलर्जन कहलाते हैं। उसके बाद में बेटे ये कई प्रकार से एलर्जी हो सकते हैं, जैसे अस्थमा है, ये भी एलर्जी का एक रूप है ना। उसके अलावा बेटे है फीवर है, ये भी एक एलर्जी का रूप है। तो आइए देखते हैं एलर्जी क्या होती है। तो एलर्जी का मतलब है किसी व्यक्ति के बाहरी पदार्थों के प्रति, ये याद रखना बेटे, संपर्क में आने पर इनका शरीर पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होता है ना, इसे ही क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है बच्चों।
कि किसी व्यक्ति का जो शरीर है ये बाह्य पदार्थों के प्रति, अब बाह्य पदार्थों में क्या हो सकता है ना, धूल के कण हो सकते हैं, पराग कण हो सकते हैं, तंतु हो सकते हैं बेटे, अत्यधिक ठंड हो सकती है। दो बाहरी पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, ये याद रखना। तो एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिविटी, ये याद करना कि एलर्जी एक अत्यधिक संवेदनशील रचना है। तो किसी व्यक्ति का शरीर बाह्य पदार्थों के प्रति अगर अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है तो उसको आप कहोगे एलर्जी। तो एलर्जी की परिभाषा क्लियर होगी बेटे, यानी कोई व्यक्ति का शरीर यदि बाह्य पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता यानी हाइपर सेंसिटिविटी जिसको अपन कहेंगे, अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है तो इस घटना को एलर्जी कहते हैं। दूसरे नंबर पर याद रखना बेटे, जैसे धूल के कण है, पोलन ग्रेन है, फाइबर्स हैं, ठंड है या अल्ट्रावायलेट लाइट है, आदि पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं बेटे, एलर्जन कहलाते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिससे एलर्जी उत्पन्न होती है। तो बेटे धूल के कण हो सकते हैं, पराग कण हो सकते हैं, तंतु हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है या अत्यधिक ठंड हो सकती है। तो ये पदार्थ बेटे या कई व्यक्ति इनके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है तो ये पदार्थ कहलाते हैं एलर्जन। तो याद रखना बेटे, जो पदार्थ एलर्जी उत्पन्न करते हैं ये पदार्थ कहलाते हैं एलर्जन। तो बेटे डेफिनेशन याद करो, यानी कोई व्यक्ति का शरीर बाह्य पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है तो यह घटना कहलाती है एलर्जी। और जिन पदार्थों के प्रति व्यक्ति संवेदनशील होता है तो वह पदार्थ कहलाते हैं एलर्जन, यानी एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ एलर्जन कहलाते हैं। बेटे इसके अंदर धूल के कण आएंगे, पराग कण आएंगे, तंतु आएंगे और अत्यधिक ठंड या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट। उसके बाद में बेटे आपको याद रखना है कि एलर्जी के समय एक तो हिस्टामिन और एक सीरोटोनिन आदि का स्त्रावण बढ़ जाता है, क्योंकि बेटे आपको याद हो बेसोफिल कोशिका या कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट कोशिकाएं, ये दोनों कोशिकाएं क्या करती है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्त्रावण करती है। तो याद रखना ये दोनों की दोनों जो स्त्रावी होते हैं, ये स्त्रावी होते हैं बेटे, एक तो होते हैं ये किसके द्वारा, यानी मास्ट सेल के द्वारा, या फिर ये स्त्रावी होते हैं बेसोफिल सेल के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एलर्जी के समय एक तो हिस्टामिन और एक सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। तभी तो किसी व्यक्ति को जब एलर्जी होती है ना बच्चों तो उसे एंटी हिस्टामिनिक औषधियां दी जाती है, याद रखना। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि किसी व्यक्ति को जब एलर्जी होगी तो बताओ उसमें कौन से पदार्थ की मात्रा का ज्यादा स्त्रावण होगा, तो याद रखना एक तो बेटे हिस्टामिन और दूसरा सीरोटोनिन। और हिस्टामिन जो बेटे स्त्रावी होता है ये बेसोफिल और एसिडोफिल से भी स्त्रावी होता है, और दूसरा ये कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट कोशिकाओं से भी स्त्रावी होता है। उसके बाद में बेटे देखो कि एलर्जी से उत्पन्न कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो पहला रोग है ब्रोंकाइटिस अस्थमा, यानी बेटे ब्रोंकाइटिस अस्थमा जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके गले में जो ब्रोंकाइटिस होते बेटे श्वास नली का भाग है ये, उसमें सूजन आ जाती है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, खांसी आती है। तो बेटे याद रखना कि एक तो ये फेफड़ों की एलर्जी है, इसमें खांसी आएगी और सांस लेने में तकलीफ होगी, तो इसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस अस्थमा, क्योंकि ब्रोंकाई जो शब्द है ये श्वास नली से आया हुआ शब्द है। तो ये फेफड़ों की एलर्जी है बेटे, तो फेफड़ों में पहुंचने वाली जो वायु है वह प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी तो उस व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो ये तो पहला प्रकार है, यानी ब्रोंकाइटिस अस्थमा या ब्रेंकियल अस्थमा भी इसको कहेंगे। दूसरा है बेटे है फीवर, जिसमें क्या होता है आंखें लाल हो जाती है और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है कि है फीवर जो है ये भी बेटे एक प्रकार के एलर्जी से होने वाला बुखार है, और इस बुखार में आंखें लाल हो जाती है और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, यानी दूसरा है बेटे एनाफाइलेटिक
शॉक, SHOCK, एनाफाइलेटिक शॉक। तो इसमें एक तो बेटे बीपी कम होता है, इसमें बेहोशी आती है, मृत्यु भी हो सकती है, और रुधिर वाहिनियों में अनुशीतलन यहां पर होता है। रुधिर वाहिनियों में अनुशीतलन यानी रुधिर वाहिनियां बेटे फैल जाती है, और रुधिर वाहिनियां जब फैल जाएगी तो उसमें बहने वाला ब्लड का जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा, और जब बेटे ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो उस वजह से बेहोशी आना शुरू हो जाती है। याद रखना, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं कि बेटे लो ब्लड प्रेशर इज द मोर डेंजरस देन द हाई ब्लड प्रेशर, यानी जो लो बीपी होता है यह हाई बीपी से भी ज्यादा खतरनाक होता है बच्चों। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि बेटे ये जो यहां पर आप एनाफाइलेटिक शॉक जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती है ना वो फैल जाती है। एक तो होता है रुधिर वाहिनियां सिकुड़ना, जिसको बेटे रुधिर वाहिनियों में संकुचन कहेंगे, और एक होता है रुधिर वाहिनियों का फैल जाना। तो फैल जाना वेजोडाइलेशन होता है, और जब रुधिर वाहिनियां फैलेगी तो इसमें बहने वाले रक्त का दाब कम हो जाएगा, तो यानी बीपी कम हो जाएगा, और जब बीपी कम हो जाएगा बेटे तो ब्रेन के अंदर रुधिर की सप्लाई रुक जाएगी। क्योंकि जैसे मैं खड़ा हूं, अब प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो बेटे ब्लड हमारे ब्रेन तक आएगा, अगर प्रेशर नहीं होगा तो ब्रेन तक ब्लड नहीं चढ़ पाएगा। और ये जो ब्रेन होता है ना, ये हमारे शरीर का इंजन है। याद रखना, अधिकतर जितनी भी शरीर की क्रियाएं होती है बेटे, ये क्रियाएं मस्तिष्क के प्रभाव में या मस्तिष्क के नियंत्रण में ही होती है। याद रखना, तो जब ब्लड सप्लाई ब्रेन तक नहीं हो पाएगी तो व्यक्ति में बेहोशी आना शुरू हो जाएगी। याद रखना, और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो बच्चों आप देख लें कि एलर्जी से यहां पर 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती है, एक तो ब्रेंकियल अस्थमा, उसके अलावा हे फीवर, और एक एनाफाइलेटिक आघात। शोक का माने होगा बेटे आघात। तो यहां पर जो ब्रेंकियल अस्थमा है उसमें श्वास नली में सूजन आएगी बेटे, फेफड़ों में सूजन आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी और खांसी आएगी। हे फीवर के अंदर बेटे आंखें लाल हो जाती है और आंखों से तरल पदार्थ का स्त्रावण शुरू हो जाता है। एनाफाइलेटिक शोक में याद रखना है बच्चों कि इसमें रुधिर वाहिनियों में अनुशीतलन होता है, जिससे बीपी अत्यधिक कम हो जाता है, और बीपी के कम होने से या रुधिर के प्रवाह के कम होने से ब्रेन को ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होती है, तो बेहोशी आ जाती है, मूर्छित आ जाते हैं बेटे, और यहां तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये पहला सिंड्रोम है जो आप याद रखेंगे, एलर्जी। तो ये तो एलर्जी से रिलेटेड है। अगला सिंड्रोम की बात करें बच्चों, तो अगला सिंड्रोम यहां पर होगा सेकंड, ये होगा ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, यानी इसको आप क्या कह सकते हो बेटे, स्व प्रतिरक्षा रोग। स्व प्रतिरक्षा रोग। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें, यानी ओट इम्यूनिटी डिजीज। ओट का माने क्या होता है बेटे, स्वयं होता है। अब समझो ध्यान से, कभी कभी क्या होगा कि किसी व्यक्ति के शरीर की कुछ कोशिकाएं बेटे एंटीजन का कार्य करने लग जाती है, और जैसे वह कोशिकाएं एंटीजन का कार्य करेगी तो हमारा शरीर उस एंटीजन के प्रति क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, और उन कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। तो बेटे ध्यान रखना, हमारा ही शरीर हमारी एंटीबॉडी उसको नष्ट कर देती है, तो इसको स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। फिर सुनो ध्यान से कि कभी कभी क्या होता है, शरीर की कुछ कोशिकाएं एंटीजन की तरह कार्य करती है, जिसे स्व एंटीजन कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है बच्चों कि एंटीजन रोगाणुओं के रूप में यानी पैथोजन के रूप में हमारे शरीर में इंटर करते हैं, जैसे जीवाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये एंटीजन कहलाते हैं। तो ये रोगाणु के रूप में हमारे शरीर में आते हैं और हमारा शरीर इनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है। न्याय ऐसा नहीं हो रहा। न्याय क्या हो रहा है बच्चों कि यहां पर यह हो रहा है बेटे कि हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं एंटीजन की तरह कार्य करेगी और उन्हें स्व एंटीजन कहोगे, और बेटे फिर उन एंटीजन के विरुद्ध हमारा ही शरीर एंटीबॉडी बनाकर उन्हें नष्ट कर देगा। अब कोई कोशिका अगर हमारे काम की है और वह बेटे नष्ट हो जाएगी तो फिर उससे संबंधित कार्य प्रभावित होगा और व्यक्ति में बहुत भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे मान लो आरबीसी है ना, परनीसियस एनीमिया की बात कर रहा हूं बेटे मैं, जैसे आरबीसी है। अब आरबीसी मान लो एंटीजन के रूप में बदल जाएगी तो एंटी
एंटीबॉडी आरबीसी को नष्ट कर देगी। तो बेटे आरबीसी के नष्ट होने से क्या होगा कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी आने लग जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी आने लग जाएगी। तो उस कंडीशन को पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। तो यहां आप देखिएगा, ये पहला पॉइंट है बेटे इसका कि कभी कभी स्वयं का शरीर, कभी कभी स्वयं का शरीर, ये वर्ड याद रखना बेटे, कभी कभी स्वयं का शरीर स्वयं के विरुद्ध कार्य करने लगता है। तो इसे कहते हैं स्व प्रतिरक्षा, यानी हमारा शरीर हमसे ही सुरक्षा प्रदान करे तो उसको स्व प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी कभी कभी किसी व्यक्ति का शरीर उसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है सुरक्षा का कार्य करने लगता है। अब इसमें क्या होगा बेटे कि शरीर की कुछ कोशिकाएं, ध्यान से देखना, किसका कार्य करती है, एंटीजन का कार्य करने लगती है, जिसे कहा जाता है स्व एंटीजन, यानी सेल्फ एंटीजन कहा जाता है। तो फिर आगे क्या होगा कि इन एंटीजन के विरुद्ध शरीर इनके विरुद्ध क्या बना लेता है बच्चों, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनाकर इन्हें क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो समझो पहले कि ओट इम्यूनिटी यानी स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होते हैं। तो स्व प्रतिरक्षा का माने कि स्वयं का शरीर स्वयं के विरुद्ध ही कार्य करने लगता है, तो इसको स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। अब कैसे कार्य करने लगता है, तो बच्चों याद रखना कि कभी कभी शरीर के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती है, या कुछ कोशिकाएं बेटे जो है एंटीजन का कार्य करने लग जाती है, पैथोजन का कार्य करने लग जाती है, तो उन्हें स्व एंटीजन कहेंगे। और शरीर क्या करेगा, उन सेल्फ एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाकर उन्हें नष्ट कर देगा। तो स्वयं के शरीर में बनी कोशिकाओं को स्वयं के शरीर के द्वारा ही नष्ट किया जा रहा है, तो इसे स्व प्रतिरक्षा कहा जाता है। उसके बाद में देखो, यदि बेटे एंटीजन आरबीसी हुई, यानी एंटीजन क्या हुई, आरबीसी। आप ये समझना, एंटीजन का माने रोगाणु यानी पैथोजन। तो बेटे क्या होगा कि अगर बाय द वे आरबीसी यहां एंटीजन के रूप में हुई, तो हमारा शरीर आरबीसी के विरुद्ध क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनाकर आरबीसी को नष्ट करना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे आरबीसी नष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती जाएगी, यानी हम बहुत ही खतरनाक रक्त की कमी वाले रोग से ग्रसित हो जाएंगे, जिसको क्रोनिक एनीमिया कहते हैं, यानी रक्त अल्पता। तो यहां देखो कि यदि एंटीजन जो है आरबीसी हुई, तो एंटीबॉडी इन्हें नष्ट कर देती है, क्योंकि बेटे एंटीबॉडी तो जो भी एंटीजन के रूप में काम करेगी उसी के विरुद्ध क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी ने नष्ट कर देती है, और शरीर जो है ये बेटे बहुत ही खतरनाक क्रोनिक एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। यानी क्रोनिक एनीमिया का माने होगा बेटे यानी रक्त अल्पता, इसको यहां पर कहोगे रक्त अल्पता। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे कि अगर बाय द वे यहां पर एंटीजन के रूप में आरबीसी हुई, तो हमारी बॉडी तो जो भी एंटीजन के रूप में काम करेगी उसके विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाएगा बेटे, एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी बनते ही वह एंटीबॉडी उस एंटीजन को नष्ट कर देगी, यानी उससे सुरक्षा प्रदान करेगी। तो यदि आरबीसी अगर एंटीजन का काम कर रही है, तो एंटीबॉडी बेटे उस आरबीसी को नष्ट कर देगी, और आरबीसी के नष्ट हो जाने से हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी की तो कमी आएगी सही, उसके साथ साथ बेटे हीमोग्लोबिन की भी कमी आ जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी आ जाने के कारण क्या होगा कि बेटे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, यानी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी आना शुरू हो जाएगी, और इसको क्रोनिक एनीमिया कहते हैं। तो बेटे यहां पर मैंने बता रखा है कि कुछ तो यहां पर स्व एंटीजन है और उससे संबंधित रोग हैं। अगर स्व एंटीजन आरबीसी है, तो बेटे यहां डेवलप होगा पर्नीशियस एनीमिया। ये याद रखना, कई तरह के एनीमिया होते बेटे, सिकल सेल एनीमिया, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, और एक होता है पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा कि बेटे आरबीसी अगर एंटीजन की तरह काम करेगी, तो हमारी बॉडी क्या होगी बेटे, और इनको बारे में पढ़ना भी अपन को। नंबर 1 पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, तो बेटे अगर हमारी आरबीसी स्व एंटीजन का काम करेगी,
तो हमारा शरीर इस आरबीसी के विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेगा और एंटीबॉडी इस आरबीसी को नष्ट कर देगी और हमारे शरीर में जो है ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी, उसे आप कहोगे परनीसियस एनीमिया। अगर बेटे स्व एंटीजन यहां पर मसल्स होती है, अगर स्व एंटीजन यहां पर मसल्स होती है तो बेटे मसल्स में क्या होगा कि हमारा शरीर जो होता है ना, जैसे मैंने सोचा कि बेटे मैं हाथ को ऊपर उठाऊं तो मेरे मस्तिष्क से संवेदनाएं हाथ की पेशियों में गई, लेकिन बेटे पेशियां जो है यहां पर एक हार्मोन होता है बेटे एसिटाइलकोलिन, वह नष्ट हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं हमारे हाथ की पेशी ने एंटीजन के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया तो हमारा शरीर इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाकर मसल्स और मसल्स में मौजूद एसिटाइलकोलिन हार्मोन को नष्ट कर देगा। तो बेटे जहां न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, क्योंकि मस्तिष्क से जो संवेदनाएं जाते हैं ना पेशियों को, तो वह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होकर जाती है, तो वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा और साथ में उस पेशी को संवेदनाएं मिलना बंद हो जाएगी और वह अंग में पैरालिसिस उत्पन्न हो जाएगा। तो दूसरा सिंड्रोम अपन को यहां पर मायोसिस्थेनिया ग्रेविस पढ़ना है, बहुत ही खतरनाक बीमारी बेटे, यहां कोटा में यहां पर इसका इलाज भी नहीं है, आगे डिटेल लेंगे इसकी। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में बेटे कभी आपने पढ़ा हो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर बाय द वे बेटे कोई व्यक्ति को थायराइड बीमारी हो जाती है और वह दवाइयां लेना शुरू कर देता है, तो कभी कभी थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं वह एंटीजन का कार्य करना शुरू कर देती है और जैसे एंटीजन का कार्य करना शुरू करेगी हमारे शरीर में उस थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं का जो एंटीजन के रूप में कार्य करती है एंटीबॉडी बना लेगा और वह एंटीबॉडी उस थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देगी। तो बेटे अगर थायराइड ग्रंथि स्व एंटीजन का काम करेगी तो एंटीबॉडी इसके विरुद्ध बनेगी और इस बीमारी को कहेंगे होशीमोटो रोग। बेटे होशीमोटो भी कहते हैं और इसको थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या, तो ये याद रखना, इसे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहा जाता है। अगली बीमारी बेटे यहां पर आपको ध्यान से देखना है, यह है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन बेटे जो जॉइंट होता है ना हमारा, संधि होती है, तो संधि की दोनों संधियां जो आपस में जुड़ी होती है जिसको साइनोवियल कैप्सूल कहा जाता है। तो साइनोवियल कैप्सूल की सबसे भीतरी पार्ट जो होता है उसे साइनोवियल झिल्ली कहा जाता है। अगर ये झिल्ली बाय द वे एंटीजन के रूप में कार्य करती है तो एंटीबॉडी जो है इस साइनोवियल झिल्ली को नष्ट कर देगी और इसके नष्ट होने से यह होगा बच्चों कि इसमें सूजन आ जाएगी और वहां पर जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो रोग हैं यानी परनीसियस एनीमिया, मायोसिस्थेनिया ग्रेविस, होशीमोटो डिजीज और बेटे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये चारों की चारों जो बीमारियां हैं, ये चारों, ये 3 हैं और बेटे ये 4 है, तो ये चारों बीमारियां कौन सी है? ओट इम्यूनिटी सिंड्रोम है या ओट इम्यूनिटी डिजीज है। तो इनके उदाहरण याद कर लेना बेटे कि एक तो परनीसियस एनीमिया, मायोसिस्थेनिया ग्रेविस, होशीमोटो डिजीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये 4 बीमारियां हैं जो कि ओट इम्यूनिटी का काम करती है। अब परनीसियस एनीमिया बेटे इसमें एंटीजन का काम आरबीसी करेगी, मायोसिस्थेनिया ग्रेविस इसमें मसल्स करेगी, होशीमोटो डिजीज यानी थायराइड ग्रंथि और साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी यहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो 1 बाय 1 अपन इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है बेटे हमारे पास में परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया एक बार और समझ ले ध्यान से कि परनीसियस एनीमिया में बेटे एंटीजन के रूप में कार्य कौन करेगी? आरबीसी। समझ लेना ध्यान से। अब रोगाणु के रूप में या जो है बेटे एंटीजन के रूप में आरबीसी काम करेगी तो हमारा शरीर उस आरबीसी के विरुद्ध क्या बना लेगा? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनाते ही बेटे वह उस एंटीजन को नष्ट कर देगा, एंटीबॉडी यानी आरबीसी को नष्ट कर देगा। और जब आरबीसी बेटे नष्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी आ जाने के कारण ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह बाधित होगा और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी या न्यू मान लो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये यहां पर परनीसियस एनीमिया है। तो इसमें याद रखना इस रोग में
केस्टल कारक, ये याद रखना बेटे, ये केस्टल कारक कहां प्रेजेंट होता है, ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। केस्टल कारक भी कहते हैं या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डीप में आपको जाना पड़ेगा कि पर्निशियस एनीमिया में बेटे आरबीसी में मौजूद केस्टल कारक या इंट्रिंसिक फैक्टर के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है। अब आपको याद करना पड़ेगा कि बेटे 11th में आपने पढ़ा होगा कि आरबीसी के अंदर ये जो केस्टल कारक होता है ये विटामिन बी12 के अवशोषण में मदद करता है। तो बेटे होगा क्या कि जब बी12 का अवशोषण रुक जाएगा, क्योंकि जब केस्टल कारक के विरुद्ध क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी इस केस्टल कारक को नष्ट कर देगी। और केस्टल कारक के नष्ट होने पर आमाशय में जो है बेटे, यानी ये कहां प्रेजेंट होता है, आमाशय में प्रेजेंट होता है बेटे, तो फिर आंत्र के अंदर क्या होगा बेटे कि जो है क्या कहते हैं, विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं हो पाएगा। और जब विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो बेटे याद है ना, साइनोकोबालमिन ये रक्त निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देती है, तो उस व्यक्ति के अंदर रक्त का निर्माण रुक जाएगा, यानी उसको पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। तो एक बार रिपीट करें अपन कि पर्निशियस एनीमिया में आरबीसी के अंदर मौजूद केस्टल कारक किसका कार्य करेगा, एंटीजन का, और इसके विरुद्ध क्या बनेगी बेटे, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी इस केस्टल कारक को नष्ट कर देगी। अब इसका काम क्या बताया था मैंने कि ये होता तो आमाशय में है बेटे, ये याद रखना, जठर रस में ये केस्टल कारक भी होता है, ध्यान रखना। अब ये जो आमाशय के जठर रस में केस्टल कारक जो होता है बेटे, ये केस्टल कारक आंत्र में बी12 के अवशोषण में मदद करता है और विटामिन बी12 के अवशोषण में यह मदद करता है। अब केस्टल कारक क्या हो गया, नष्ट, तो विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं हो रहा, तो बेटे विटामिन बी12 के अभाव में क्या होगा, रक्त का बनना बंद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटे, ये इंट्रिंसिक फैक्टर, ये आरबीसी यानी आरबीसी से रिलेटेड तो है, लेकिन ये ध्यान रखना कहां पर प्रेजेंट होता है, ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर याद रखिएगा इस रोग में, ये तो क्लियर हो गया, तो विटामिन बी12 का अवशोषण, और ये अवशोषण भी बेटे कहां पर होगा, आंत्र में, ये अवशोषण आंत्र में होता है, यानी केस्टल कारक होता है आमाशय में, जठर रस के अंदर होता है, लेकिन बेटे विटामिन बी12 का अवशोषण आंत्र में होता है। तो आपको सीधा याद करना है कि इस रोग में आमाशय में मौजूद या जठर रस में मौजूद केस्टल कारक के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होता है और यह एंटीबॉडी इस केस्टल कारक को नष्ट कर देती है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि बेटे आंत्र में विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं हो पाएगा, और जब आंत्र में विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो बेटे आरबीसी के निर्माण में या रक्त के निर्माण में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12 इन सब का योगदान होता है। तो बेटे जब विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो फिर वहां पर रक्त का बनना भी बंद हो जाएगा और उस घटना को आप पर्निशियस एनीमिया कहोगे। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे दूसरा रोग यहां पर आया है, यह है मायोसिस्थेनिया ग्रेविस, यानी इसमें आपको याद रखना है कि जैसे बेटे यहां पर ये मसल्स होती है, ये मसल्स है, और मसल से बेटे यहां पर इस तरह से ये नर्व है, तो ये नर्व यहां पर मौजूद है, ये नर्व है, तो ये तो नर्व है बेटे याद रखना, और ये यहां पर हमारे पास में ये है मसल्स, ये मसल्स है। तो मसल्स और नर्व के बीच में ये यहां पर ये संधि तल होता है बेटे, ये यहां पर एक संधि बनती है, इस संधि को कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। और इस जंक्शन पर एक हार्मोन का स्त्राव होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, इसका नाम है बेटे एसिटाइल कोलिन हार्मोन। तो अब यहां से देखो कि तंत्रिकाओं के माध्यम से जो सूचना मसल्स को जाती है, ये यहां पर याद रखना बेटे, ये मान लेते हैं हमारी मसल्स है,
ये मसल से। तो यहां पर जो सूचनाएं नर्व से बेटे पेशियों में जाती है तो उसके बीच में एक जंक्शन पाया जाता है, एक संधि पाई जाती है जिसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहां पर एक हार्मोन होता है जो पेशियां स्त्रावण करती है, उस हार्मोन का नाम है एसिटाइलकोलिन हार्मोन। और ये एसिटाइलकोलिन हार्मोन नर्व से आने वाली सूचनाओं को या तंत्रिका से आने वाले आवेगों को पेशियों को पहुंचाते हैं, जिससे पेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है। लेकिन इस बीमारी में बेटे क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एसिटाइलकोलिन नष्ट हो जाएगा, और एसिटाइलकोलिन हार्मोन के नष्ट हो जाने से यह तंत्रिकाओं से आने वाली जो सूचनाएं हैं वह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से पेशियों में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो बेटे पेशियों को कमांड मिलना बंद हो जाएगी, पेशियों को आवेग मिलना बंद हो जाएगा। तो फिर रेखित पेशियों में परमानेंट संकुचन या अनुशीतलन उत्पन्न हो जाएगा, यानी गति नहीं होगी, यानी वहां पर पैरालिसिस अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो इस बीमारी को कहते हैं मायोसिस्थेनिया ग्रेविस। तो आप देख लीजिएगा बेटे, इस रोग में एसिटाइलकोलिन हार्मोन, ये वर्ड याद करना, के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिससे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आवेग का प्रसारण रुक जाता है, जिससे रेखित पेशियों में संकुचन भी रुक जाता है, और यह घटना कहलाती है पैरालिसिस। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी बच्चों, याद रखना। यानी इस बीमारी में क्या हुआ कि जो बेटे एंटीबॉडी बनेगी वह एसिटाइलकोलिन हार्मोन के विरुद्ध बनेगी, और एसिटाइलकोलिन हार्मोन के नष्ट हो जाने से क्या होगा कि तंत्रिकाओं से सूचना पेशियों पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, और जब पेशियों को बेटे सूचनाएं नहीं मिलेगी तो इनमें संकुचन रुक जाएगा, यानी क्या कंडीशन आ जाएगी, पैरालिसिस अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। आगे आप देखिएगा बेटे, अगला जो बीमारी है ये बीमारी है यहां पर जिसको आप कहोगे होशिमोटो डिजीज, यानी इसको थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी आप कह सकते हो। थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या, ये याद रखना, इसको सुसाइडल ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। अब आप बताओ, अगर शरीर के भीतरी अंग भी आत्महत्या करने लग गए तो बेटे मान लो कभी तो लिवर में गुस्सा आ जाएगा तो लिवर मान लो आत्महत्या कर लेगा, कभी किडनी को गुस्सा आ जाएगा तो किडनी आत्महत्या कर लेगी, तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये कैसे आत्महत्या करने लग गए, तो अब सुनो ध्यान से बेटे, जब किसी व्यक्ति को थायराइड होता है तो वे व्यक्ति थायराइड बीमारी के विरुद्ध दवाइयां लेता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, यही थायराइड ग्रंथि उन दवाइयों के विरुद्ध क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। अब वो जो एंटीबॉडी इसने बनाई है वो दवाइयों को तो नष्ट करती है, और साथ में जिसने बनाया, किसने बनाया, थायराइड ग्रंथि ने बनाया, तो बेटे वो थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देती है। तो जिसने एंटीबॉडी को बनाया वो एंटीबॉडी उसे ही नष्ट कर देती है। तो इस कारण से इसको थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं। होशिमोटो एक वैज्ञानिक है, उस आधार पर इसको होशिमोटो बीमारी कहते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि इस रोग में थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिससे थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। अब आप कहोगे कि थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाए तो हो जाए, हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना बेटे, थायराइड ग्रंथि के नष्ट हो जाने से कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ये याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो जाएगा, वह बेटे नष्ट हो जाएगा। अब थायरोक्सिन हार्मोन जब नहीं बनेगा तो बेटे उससे कई सारी मानसिक जो है क्या कहते हैं विकास रुक जाएगा, शारीरिक विकास रुक जाएगा, है ना, लैंगिक विकास रुक जाएगा, शरीर में वृद्धि नहीं होगी, कई सारे सिम्टम्स उत्पन्न हो जाएंगे बेटे, याद रखना। तो एक बार फिर समझ लो, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। तो थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या क्या है बच्चों, कि जब थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध अगर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है तो बेटे वो एंटीबॉडी
थायराइड ग्रंथि को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। और जब थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि बेटे जो है हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का बनना बंद हो जाएगा, और थायरोक्सिन हार्मोन के बनने पर लैंगिक विकास रुक सकता है, शारीरिक विकास रुक सकता है, और मानसिक विकास भी उसका रुक सकता है। तो यह हाशिमोटो डिजीज है, जिसको थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी आप कह सकते हो। अगली बीमारी जो आती है बेटे, ये नंबर 4 आती है हमारे पास में, ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैं आपको बता दूं बेटे, ये जो आर्थराइटिस होती है, आर्थराइटिस ये 3 तरह की होती है। एक तो ओस्टियो आर्थराइटिस होती है, ओस्टियो आर्थराइटिस। एक होते बेटे गोटी आर्थराइटिस, और एक जो ये आपके सामने है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये याद रखना कि हड्डियों से संबंधित एक बीमारी होती है, इस बीमारी को कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये कहते हैं बेटे। तो ये जो आर्थराइटिस होती है ये 3 तरह की होती है। ओस्टियो आर्थराइटिस यानी बेटे इसमें जॉइंट पेन वगैरह होगा, ये याद रखना, और विटामिन डी की कमी से भी ये बीमारी होती है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा बेटे गोटी आर्थराइटिस, जब जॉइंट पर यूरिक एसिड का जमाव ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को गोटी यानी गठिया रोग कहते हैं। और एक है बेटे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इस आर्थराइटिस में क्या होगा कि यहां पर आप देखिएगा कि इस तरह से बेटे ये 2 अस्थियां हैं, ये 2 अस्थियां हैं, और दोनों अस्थियों के बीच में है ना, ये तो बोन है, ये बोन है। अब यहां पर बेटे ये इस तरह से कैप्सूल बनता है, ये यहां पर कैप्सूल बनता है, जिसको कहा जाता है साइनोवियल कैप्सूल। ये याद रखना, ये यहां पर ये कैप्सूल बनता है, इसे साइनोवियल कैप्सूल कहा जाता है। इसके सबसे इनर भाग जो होता है ना, ये होता है बेटे साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसको साइनोवियल झिल्ली या साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके बाद में फिर बेटे यहां पर ये लिगामेंट होते हैं, ध्यान रखना, ये लिगामेंट होते हैं, और तीनों को मिलाकर साइनोवियल कैप्सूल कहा जाता है, साइनोवियल कैप्सूल। तो यहां पर ये जो सबसे इनर वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहेंगे बेटे अपन साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस बीमारी के अंदर क्या होगा कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के विरुद्ध क्या बनती है बेटे, इस मेम्ब्रेन के विरुद्ध बन जाएगी एंटीबॉडी। और अब तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि जिसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी उसे नष्ट कर देगी या उसे बेकार कर देगी। तो अब क्या होगा कि जैसे बेटे साइनोवियल मेम्ब्रेन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये सूज जाती है, और इसके सूज जाने से बेटे क्या होगा कि यहां पर तरल का स्त्राव भी बढ़ जाएगा, और जॉइंटों पर प्रेशर लगना शुरू हो जाता है, और यहां पर जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो बेटे यहां आप ध्यान से देख लें कि हमारे पास में ओट इम्यूनिटी डिसऑर्डर के 4 प्रकार मैंने आपको बताए। पहला वाला प्रकार तो परनीशियस एनीमिया, याद रखना बच्चों। दूसरा प्रकार आप क्या याद रखेंगे, यानी परनीशियस एनीमिया के बाद में मायोसिस्थेनिया ग्रेविस, ये याद रखना। तीसरा आपको याद रखना है हाशिमोटो डिजीज, और चौथी याद रखना है बेटे रूमेटॉइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर में 100 प्रतिरक्षा रोग कौन कौन से हैं, ये सीधा क्वेश्चन आता है बच्चों, याद रखना। तो मैं रिपीट कर दूं कि 100 प्रतिरक्षा का माने ये होगा कि कभी कभी हमारा शरीर ही हमारे शरीर के विरुद्ध कार्य करने लग जाता है। इसको 100 अब कैसे कार्य करने लग जाएगा कि हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं किसका काम करेगी, एंटीजन का, और जैसे बेटे एंटीजन या रोगाणु का काम करेगी तो हमारा शरीर उनके विरुद्ध क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी होगी ये उस शरीर की कोशिकाओं को या उन एंटीजन को बेटे नष्ट कर देगी। तो ये इस तरह से तो ये काम करता है। अब यहां आपको याद रखना है कि ये जो 100 प्रतिरक्षा रोग है इसमें कौन कौन से रोग आते हैं। तो पहला रोग तो है परनीशियस एनीमिया, दूसरा रोग है मायोसिस्थेनिया ग्रेविस,
तीसरा होशिमोटो और चौथा बेटे रूमेटोइड ऑर्थराइटिस। 3 तरह की ऑर्थराइटिस होती है, उसमें रूमेटोइड ऑर्थराइटिस आपको याद रखना है। पहला रोग आपने याद किया होगा जिसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। तो बेटे इसमें एक विशेष कारक होता है जिसको केस्टल कारक या इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। जब तुम आमाशय पढ़ोगे, जठर ग्रंथियां पढ़ोगे, तो वहां पर जठर रस में बेटे ये पाया जाता है, ये याद रखना, इंट्रिंसिक कारक। इस कारक का काम ये होता है कि यह आंत में विटामिन B12 यानी साइनोकोबालमीन के अवशोषण में मदद करता है, और ये जो साइनोकोबालमीन है बेटे ये रक्त के निर्माण में मदद करती है। अब उल्टा सोचो कि केस्टल कारक या एंटीजन का काम कर रहा है, तो एंटीबॉडी केस्टल कारक को नष्ट कर देगी। अब केस्टल कारक के नष्ट हो जाने से बेटे आंत्र में विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा। जब आंत्र में विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा तो बेटे हमारे शरीर में रक्त का बनना भी कम हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर रक्त की कमी आ जाएगी। उस कंडीशन को पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। मायोसिस्टेनिया ग्रेविस में क्या याद होगा कि बेटे वहां पर मसल्स और नर्व के बीच में एक जंक्शन बनता है, उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, और इस जंक्शन पर एक हार्मोन स्रावी होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन हार्मोन। तो इस बीमारी में बेटे एसिटाइल कोलिन हार्मोन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, और ये एंटीबॉडी से एसिटाइल कोलिन हार्मोन नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने से बेटे तंत्रिका से जो आवेग है वह पेशियों पर नहीं आ पाएंगे, और जब पेशियों पर आवेग नहीं आएंगे तो बेटे इन्हें सूचनाएं मिलना बंद हो जाएगी, और फिर पेशियों में संकुचन नहीं होगा, यानी वहां पर पैरालिसिस उत्पन्न हो जाएगा। तो यह है मायोसिस्टेनिया ग्रेविस। होशिमोटो बेटे मैंने आपको बताया कि इसको थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं, और इस बीमारी में क्या होगा कि बेटे थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध ही एंटीबॉडी बना लेती है, जिससे थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो बेटे थायरोक्सिन हार्मोन का बनना बंद हो जाएगा। रूमेटोइड आर्थराइटिस में बेटे जॉइंट पर एक होता है साइनोवियल केविटी, उसको घेरने वाली झिल्ली का नाम है साइनोवियल झिल्ली, क्योंकि अपन जो जॉइंट पढ़ रहे हैं ये साइनोवियल जॉइंट होता है। तो बेटे वह झिल्ली में के विरुद्ध जब एंटीबॉडी बनेगी तो साइनोवियल मेम्ब्रेन नष्ट हो जाएगी, और साइनोवियल मेम्ब्रेन के नष्ट होने से बेटे वहां पर साइनोवियल तरल वगैरह नहीं बनेगा, तो फिर वहां पर जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास में दूसरा सिंड्रोम था बेटे, यानी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। अगला जो आता है इसमें तीसरे नंबर का जो सिंड्रोम रहेगा बेटे, इसको सी से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। याद है ना, ए तो कौन सा है, एलर्जी, और बेटे बी कौन सा है, ऑटो इम्यूनिटी, और सी है यहां पर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम। तो इसमें बेटे ध्यान रखना, सिंड्रोम में ये जीन म्यूटेशन से या किसी संक्रमण से या पोषक तत्वों की कमी के कारण होगा, ये याद रखना, यानी प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम। तो ये मोस्टली बेटे जीन म्यूटेशन की वजह से ये होता है। तो ये सिंड्रोम जीन म्यूटेशन यानी इन्फेक्शन के कारण होता है। ये 2 प्रकार का होता है जो आपको याद रखना है। पहला प्रकार बेटे एड्स, तो एड्स की फुल फॉर्म आपको याद है इसे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये किससे फैलता है बेटे, HIV वायरस से। इसकी डिटेल अपन प्रीवियस टॉपिक में ले चुके हैं। तो ये भी बेटे इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है एड्स, क्योंकि एड्स वाली बीमारी में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा में कमी आती है। दूसरी प्रतिरक्षा में जो कमी आएगी बेटे वो आएगी नंबर 2, ये है ACID, सीड्स इसको कहेंगे, यानी सीवर कॉम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। अब बेटे इसमें क्या होगा, यह सिंड्रोम जीन म्यूटेशन के कारण होता है। यानी जीन म्यूटेशन क्या होता है बेटे, कि अगर जीन की संरचना में या उसके जीन के नाइट्रोजन सारकों की स्थिति में या संख्या में बदलाव आता है तो इसे अपन जीन उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन कहते हैं। और जब नाइट्रोजन सारकों की स्थिति में बदलाव आएगा तो बेटे उसमें कोडोन बदल जाते हैं, और कोडोन जब बदल जाते हैं तो वहां पर अमीनो एसिड की संरचना में बदलाव आ जाता है, यानी वहां पर बनने वाले प्रोटीन और एंजाइम की संरचना में भी बदलाव आ जाएगा। तो ये जीन म्यूटेशन के कारण होते हैं। और इस सिंड्रोम में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये वर्ड याद करना बेटे, एडिनोसिन
डीएमिनेज एंजाइम में कमी आती है और ये जो एंजाइम होता है इसका काम है टी और बी लिम्फोसाइट के निर्माण में मदद करना। लेकिन बेटे इस बीमारी में अगर ये एंजाइम कम हो जाएगा तो टी और बी लिम्फोसाइट के निर्माण में कमी आ जाएगी। तो बेटे याद कर लेना कि इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम ये दो तरह का होगा, एक तो एड्स के रूप में और एक सीड, ये फुल फॉर्म में आ जाती है ACID, तो सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक था बेटे हमारा, यानी इम्यून सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो मैंने 3 तरह के डिसऑर्डर बेटे आपको बताए। पहला डिसऑर्डर आपको याद करना है एलर्जी, दूसरा डिसऑर्डर आपको याद करना है यानी जो है क्या कहते हैं बेटे ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, और तीसरा डिसऑर्डर है यानी इम्यूनी डिफिशियंसी डिसऑर्डर। यहां तक क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटे। तो अगला हमारे पास में टॉपिक आता है, ये टॉपिक रहेगा शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम इन द बॉडी, यानी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है जो बेटे याद करना है। इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है समझने वाली बात, यानी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे बेटे जिसमें आपको याद ही करना रहेगा। तो देखिएगा कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र कहां कहां पर उत्पन्न होता है। एक तो लिम्फोइड ऑर्गन में, टिश्यू में और सेल में आदि शामिल किए जाते हैं। तो ये याद रखना, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फोइड ऑर्गन, उसके अलावा टिश्यू, उसके अलावा सेल आदि शामिल किए जाते हैं। सीधा याद रखना, हमारा टॉपिक है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, यानी बेटे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कहां कहां पर उत्पन्न होगा। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह लसिका अंगों में, लसिका उत्तकों में और लसिका कोशिकाओं में उत्पन्न होगा। 3 वर्ड याद करना, लसिका अंग, लसिका उत्तक और लसिका कोशिकाएं। लसिका अंग भी बेटे 2 तरह के होंगे, प्राथमिक लसिका अंग और द्वितीय लसिका अंग। क्लियर। उसके बाद में लसिका उत्तक की बात करेंगे अपन। तो बेटे लसिका उत्तक के अंदर भी अपन जो है क्या कहते हैं, वहां एंटीबॉडी वगैरह बनेगी जिन्हें माल्ट कहेंगे। और लसिका कोशिकाएं जो होगी बेटे, वो लसिका कोशिकाओं में लिम्फोसाइट वगैरह या मैक्रोफेजेज कोशिकाएं आती है। तो यहां पर ध्यान रखो कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एंटीजन को पहचानने की अद्भुत क्षमता रखता है और ये इनके प्रति प्रतिक्रिया यानी जो है बेटे इंटरेक्शन शो करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में बाहरी एंटीजन को पहचानने की एक अद्भुत क्षमता होती है और उनके प्रति बेटे अनुक्रिया करने की क्षमता भी पाई जाती है। तो आइए अपन देखते हैं कि यहां पर ये प्रतिरक्षा या बेटे लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं। तो यहां आप देखिएगा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र निम्न रचनाओं से मिलकर बना होता है। तो पहली रचना यहां पर आएगी बेटे, वो होगा लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन, तो ध्यान रखना यह वह अंग जहां लिम्फोसाइट की उत्पत्ति और परिपक्वन होता है लिम्फोइड ऑर्गन कहलाते हैं। तो ये याद रखना बेटे, जैसा मैंने आपसे कहा था लिम्फोइड ऑर्गन यानी हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है यह 3 जगह पर उत्पन्न होता है, लसिका अंगों में, लसिका उत्तकों में और लसिका कोशिकाओं में। तो पहला अपन यहां पर पढ़ रहे हैं लसिका अंग। तो लसिका अंग किसे कहेंगे, जहां पर लिम्फोसाइट कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है और उनका परिपक्वन होता है। अब ये 2 प्रकार के होंगे। तो पहला प्रकार है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पर अपरिपक्व लिम्फोसाइट, याद रखना बेटे, एंटीजन संवेदनशील लिम्फोसाइट में बदल जाती है तो उन्हें कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। यानी यहां पर देखिएगा बेटे, यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होती है और अपरिपक्व लिम्फोसाइट वह एंटीजन संवेदनशील लिम्फोसाइट में बदलती है। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के रूप में 2 रचनाओं को याद करना है, एक तो बेटे अस्थिमज्जा और दूसरा याद करना थाइमस ग्रंथि। यह उदाहरण पूछा जाता है कि कौन सा तो प्राथमिक लसिकांग होता है और कौन सा द्वितीय लसिकांग होता है। तो बेटे याद रखना, जहां पर अपरिपक्व लिम्फोसाइट संवेदनशील एंटीजन में बदलती है उसे कहा जाता है प्राथमिक लसिकांग। अब ये 2 इसका कार्य करेंगे, एक तो अस्थिमज्जा और एक थाइमस ग्रंथि। अस्थिमज्जा को आप जानते होंगे बेटे, जहां पर रक्त का निर्माण होता है और सारी प्रकार की रुधिर कणिका
कोशिकाएं बनती है। और थाइमस ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जहां पर टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। तो यहां देख लो बेटे कि अस्थि मज्जा एक मुख्य प्राथमिक लसिकांग होता है जहां पर सभी प्रकार की रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, जहां पर सभी प्रकार की रुधिर कणिकाएं बनती है। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में बेटे अगला जो आएगा हमारे पास में दूसरा है, यानी यहां पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यहां लिम्फोसाइट की एंटीजन के साथ में, ये ध्यान रखना बेटे, लिम्फोसाइट की एंटीजन के साथ में पारस्परिक क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है ना। जहां पर देखिएगा बेटे पहले वाले में क्या हुआ कि लिम्फोसाइट संवेदनशील एंटीजन लिम्फोसाइट में बदली, और यहां पर यह होगा कि बेटे यहां जो लिम्फोसाइट है वह एंटीजन के साथ में एक विशेष अनुक्रिया प्रदर्शित करती है, इंटरेक्शन प्रदर्शित करती है, तो उन्हें कहा जाएगा द्वितीय लसिका अंग। अब द्वितीय लसिका अंग में आपको याद करना है, एक तो बेटे स्प्लीन आता है ना, प्लीहा, लिम्फ नोड आती है, लसिका गांठें, टॉन्सिल्स आते हैं, अपेंडिक्स आता है, पेयर्स पेचेज ऑफ द इंटेस्टाइन। यानी बेटे इसको तो आप कहोगे प्लीहा, प्लीहा ये होते हैं यहां पर लसिका गांठें, ये यहां होती है लसिका गांठें। ये टॉन्सिल्स होता है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है बेटे, VIF या VI वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, VFA वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये मानव में अवशेष होता है। और आंत की दीवारों में पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं बेटे, पेयर्स के धब्बे पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे लसिका अंगों के रूप में कार्य करते हैं। तो ये द्वितीय लसिका अंग कहलाएंगे। प्राथमिक लसिका अंग क्या होते हैं बेटे, एक तो बोन मेरो और एक थाइमस। और द्वितीय लसिका अंग जो एंटीजन, यानी वह अंग जो कि बेटे लिम्फोसाइट, जहां पर लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ में परस्पर अनुक्रिया प्रदर्शित करती है, उसे द्वितीय लसिका अंग कहते हैं। इसमें एक तो प्लीहा आपको याद रखना है, लिम्फ नोड याद करना है बेटे, टॉन्सिल्स याद करना है, अपेंडिक्स याद करना है। ये सारे के सारे लसिका अंग होते हैं, लेकिन कौन से वाले होते हैं, द्वितीय वाले होते हैं। यहां तक क्लियर। दूसरे नंबर की संरचना होगी लिम्फोइड टिश्यू। तो इसमें एक तो श्वसन उपकला, पाचन उपकला, जनन उपकला में लसिका उत्तक पाए जाते हैं। ये याद रखना बेटे, में लसिका उत्तक पाए जाते हैं, और वहां पर इन्हें माल्ट कहा जाता है, ध्यान रखना बेटे, यानी म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी इन्हें माल्ट कहा जाता है, MALT। तो कहां कहां पर लसिका उत्तक मिलेंगे, श्वसन उपकला में, पाचन उपकला में और जनन उपकला में। और बेटे लसिका उत्तकों को माल्ट यानी म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। और ये शरीर में लगभग कितने प्रतिशत होते हैं बेटे, 50% के रूप में ये पाए जाते हैं। तो आप देख लें कि लिम्फोइड टिश्यू, यानी पहले क्या आता है बेटे, लिम्फोइड ऑर्गन, फिर आता है लिम्फोइड टिश्यू, और ये लिम्फोइड टिश्यू ये उपकला के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें माल्ट कहते हैं, यानी म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और शरीर में लगभग ये 50% के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये तो हमारे पास में लिम्फोइड टिश्यू है। और तीसरे नंबर पर होगी बेटे हमारे पास में, वो होगी लिम्फोइड सेल, यानी लिम्फोइड कोशिकाएं। तो प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फोइड सेल के रूप में एक तो टी लिम्फोसाइट और एक क्या होती है बेटे, बी लिम्फोसाइट होती है। इन्हें लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट को क्या करती है, एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती है। और जो बी लिम्फोसाइट है वो सीधे बेटे एंटीबॉडी निर्माण में भाग लेती है। तो ये हमारे पास में इस टॉपिक का बेटे दूसरा पार्ट था, यानी शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। याद रखना, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। तो बेटे इसमें क्या याद करना है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह 3 रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में पाया जाता है बच्चों, 3 रूपों में। पहले लसिका अंग, दूसरा लसिका उत्तक, और तीसरा क्या है, लसिका कोशिकाएं। तो पहले नंबर पर आ जाओ लसिका अंग। तो बेटे लसिका अंग क्या होते हैं, जहां पर लिम्फोसाइट की उत्पत्ति होती है और उसका परिपक्वन होता है, तो उन्हें अपन कहते हैं लसिका अंग। अब ये 2 प्रकार के होंगे,
प्राथमिक लसिकांग और द्वितीय लसिकांग। बेटे प्राथमिक लसिकांग में अपरिपक्व लिम्फोसाइट संवेदनशील एंटीजन लिम्फोसाइट में बदल जाती है। और इसमें दो उदाहरण याद करने हैं, एक तो बेटे थाइमस ग्रंथि और एक होगा बोन मेरो। बोन मेरो मुख्य प्राथमिक लसिकांग के रूप में याद करना, क्योंकि यहां पर सभी प्रकार की रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन जो थाइमस ग्रंथि बेटे वह प्रतिरक्षा तंत्र का सिंहासन भी कहते हैं, जहां पर टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। दूसरा है बेटे द्वितीय लसिकांग, जहां पर लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ में इंटरेक्शन करती है, पारस्परिक अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। और द्वितीय लसिका अंगों में प्लीहा, लसिका गांठें, टॉन्सिल्स, पेयर्स पेचेज, ये सारे के सारे उसमें शामिल हैं। तो पहले तो लसिका, दूसरा बेटे लसिका उत्तक। तो लसिका उत्तक क्या होते हैं बेटे, यानी जहां पर, ये ध्यान रखना, उपकला के रूप में ये लसिका उत्तक पाए जाते हैं। जैसे श्वसन उपकला है, पाचन उपकला है, जननी उपकला है, तो वहां पर बेटे लसिका उत्तक मिलते हैं और ये माल्ट के रूप में पाए जाते हैं, यानी म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्लियर। तीसरा लसिका कोशिकाएं हैं, तो लसिका कोशिकाओं में मुख्यतः लिम्फोसाइट सेल होते बेटे, और ये दो रूपों में पाई जाती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी का काम यह है कि ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती है, और बी का काम यह है बेटे कि ये एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करती है। तो बेटे ये टॉपिक था हमारा, यानी यहां पर जो है प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में। तो आया बेटे ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और बेटे मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटे इसको थोड़ा समझ के पढ़ना, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बेटे जिस पर अपन को ज्यादा फोकस करना पड़ता है, जिनको ज्यादा लर्न या याद करना पड़ता है। तो याद करने का तरीका यही है बच्चों कि लिख लिख के याद करो, समझ के याद करो और अच्छी तरह से याद करो। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।